डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन हो गया था। जहां पर भी ये हो डायएजो और ये सॉल्ट, इसको कहते हैं डायएजोनियम सॉल्ट। अब ये जो डायएजोनियम सॉल्ट है हाईली अनस्टेबल है व्हेन इट इज आर एलिफेटिक नॉर्मल कार्बन चेन, हाईली अनस्टेबल है इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। इवन 0 डिग्री पे भी, 0 डिग्री पे भी आप क्या देखते हो, ये नहीं बन पाता था, इमीडिएटली ब्रेक होके किस में पहुंच जाता था, एल्कोहल में। ये कहीं इंटरमीडिएट बना तो बना, लेकिन प्राइमरी अमीन का फ्यूचर एक ही था, इसके साथ वो था एल्कोहल, राइट। लेकिन जैसे ही एरोमेटिक, ये सारा आप कर चुके हैं लास्ट क्लास में और अभी आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा इसको। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में नहीं बनवाए थे, तो इतनी देर में शुरू में कहा भी था कि स्लाइड को नोट करिए, तो उम्मीद है कर लिया होगा। ArN2X नेगेटिव, ये क्या है, इसको अगर मैं बोलूं प्रॉपर, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो मेरा अब टॉपिक है, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट बेंजीन के अलावा कहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरे को लिखना ही चाहिए बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट फिर भी स्टेबल है आइस कोल्ड टेम्परेचर्स पर। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिनोमिना आ गया, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से निहायत स्टेबल हो गया। तो व्हाई बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट एग्जिस्ट वेयर एज अदर डायजोनियम सॉल्ट एलिफेटिक सॉल्ट डू नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट रीजनिंग, आज सारे जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन उठाएंगे तो ये भी मेरे को लाके दीजिएगा कि यस क्यों नहीं एरोमेटिक ही क्यों एग्जिस्ट कर पाता है डायजोनियम सॉल्ट, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। अब अगर मैं रेजोनेंस इसकी देखूं, इसकी रेजोनेंस बनानी आसान नहीं है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिनोल एनिलिन जैसी आसान नहीं है, एराइल हैलाइड जैसी आसान नहीं है। तो अब ये देखिए, ये तो डायजोनियम सॉल्ट तो ये होता है। अगर मैं पहली बार ढंग से खोल के देख रही हूँ डायजोनियम को, लास्ट क्लास में नहीं देखा था क्योंकि आज करना था, देखो तो एक ही नाइट्रोजन है जिसपे 4 बॉन्ड है पॉजिटिव चार्ज, और उसके लिए ब्रैकेट डाल के बाहर कोई ना कोई एनायन बैठा होगा। अब मेरे को वो नहीं देखना क्या रेजोनेंस हुआ होगा, बच्चों से बहुत बड़ी गलती होती, कहां से स्टार्ट करें, जिस एन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां से कुछ तो स्टार्ट होगा, राइट। ये एन क्या कहेगा, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी तरफ से क्या होगा, इसके एरो थोड़े गलतियों वाले हैं, ये इधर भेजेगा, भाई ये मेरे पास आपका पॉजिटिव चार्ज जो आया हुआ है, मुझे उससे छुट्टी चाहिए, लेकिन छुट्टी कैसे चाहिए, इसके आसपास कुछ है ही नहीं। इसके लिए जो छुट्टी इसको चाहिए, इसके लिए बाहर एक एनायन बैठा है, राइट। मैं ब्रैकेट अभी लगा के हटाऊंगी, ये एनायन इज टेकिंग केयर ऑफ दिस पॉजिटिव, तो इसको थोड़ी देर के लिए देखना बंद करना। अक्सर हम इस नाइट्रोजन को ही छेड़ते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को देखना बंद करिए, क्योंकि इसको स्टेबल करने के लिए बाहर कोई एनायन बैठा हुआ है, इसको नहीं देखना, ये थोड़ा सा रूट से हटके चल रही है बात। अब मेरे को रेजोनेंस उठाना है। रेजोनेंस के लिए मैं क्या देखती हूँ, अल्टरनेट, पाई सिंगल पाई, पहले मैं वो चेक करूं, पाई सिंगल पाई है भाई, तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों में पेयर किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। नेगेटिव कौन सा है, दिख ही रहा है आपको, जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव वही होगा। तो ये गया इसके पास, इसके चक्कर में ये आया इधर। ये बहुत चैलेंजिंग होता है समटाइम बच्चों के लिए कि ये एरो आपने कैसे स्टार्ट किया, जो मैंने कुछ पिछले सालों में ऑब्जर्व किया, उसका नतीजा ये आया, देख लो एक बार। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में क्यों नहीं बॉन्ड बना लेते वगैरह वगैरह, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इस पॉजिटिव को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेंजीन डायएजोनियम की, मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ की, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई ऑलरेडी आया बैठा है। तो ये यहां आ गई सेटिंग मेरे पास, इसके बाद आप कर लोगे। इसके बाद क्या है, ये इधर गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आया, ये इधर आया तो इसका पॉजिटिव चार्ज इधर आया। देन व्हाट विल हैपन, फिर सब कुछ रीअरेंज होगा। कैसे, ये वाला कहेगा भाई वापस लौटाओ मेरा रिंग दिस, और ये नेगेटिव इधर, आई गेट सेम। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हिला भी नहीं है इस रेजोनेंस में, ये अगर मेरे को ध्यान रहा तो मेरे से गलती नहीं होगी। नाइट्रोजन के पॉजिटिव को नहीं हिलाना बड़ा मुश्किल है, ये सब्र करना। बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन जो पॉजिटिव बनाए हुए वो किसी और की वजह से बनाए हुए, इसको आप हिलाओगे नहीं। आ गया सबकी कॉपी में, यानी अभी मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्यों बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट इतना स्टेबल है कि एटलीस्ट वो 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर पाया, बाकी उसके साथ RN2Cl 0 डिग्री पे एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो ये बोर्ड का टिपिकल क्वेश्चन है, या स्टेटमेंट असर्शन रीजन में बड़ा इजी क्वेश्चन माना जाता
जाता है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना जाता है। तो ये रेजोनेंस फॉर्म एक बार पहले तो आपने बना ली, बोर्ड आपके सामने खुला हुआ था। अब इसको अपने आप को रिटेन करवा लीजिए कि यस, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मैंने रेजोनेंस में घुमाना नहीं है। ठीक है, क्लियर? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट आ गया अब है आपके पास, मान्य आ गया आपकी कॉपी में। अब आ जाते हैं, जब ये बन ही गया तो इसकी प्रिपरेशन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, लेकिन जीरो से फिर से बात करेंगे और इसके ऊपर अच्छा डिटेल, नॉन एनसीईआरटी डिटेल साथ के साथ लूंगी। एक ही प्रिपरेशन है इकलौती जो लास्ट क्लास में की। देखिए ऐसा कुछ है जो लास्ट क्लास में नहीं किया तो वो पकड़ो। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जब कभी आपको ABCD वाले में, PQRS वाले में लिख रखा होगा इसको हमने फिल्टर किया, ये फिल्ट्रेट था और ये रेजिड्यू था, रेजिड्यू में हमेशा ये आएगा। रेजिड्यू मतलब जो बचता है, फिल्ट्रेट मतलब जो नीचे छन के अलग से लिक्विड आ जाता है। तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी अगर मैं फिल्टर करूंगी तो फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठे होने वाली चीज ये होगी। ये प्रेसिपिटेट है, दैट टू कलरलेस, कोई कलर नहीं है इसका, व्हाइट कलर अपनी तरफ से सजेस्ट नहीं करेंगे। इस प्रोसेस को लास्ट क्लास में मैंने डायएजोटाइजेशन कहा था। डायजोनियम सॉल्ट ये आइस कोल्ड वाटर पे होता है। ये सब कुछ आ गया होगा, उम्मीद है मेरे दिमाग में रिवाइज हो रहा होगा। अगर आप प्राइमरी अमीन को इससे रिएक्ट कराते हैं, और जस्ट आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि मैंने किस तरह से उस वक्त इसको आपको बताया था कि मैं जब आपकी एज में थी मैंने इस रिएक्शन को ऐसे याद किया था। HNO2 को मैंने कैसे लिख लिया था, सॉरी HONO, HNO2 को मैंने ऐसे लिखा, आपको लास्ट क्लास में भी बताया, ऐसे तोड़ा और तीन चीजें बन गई। जनरली मेजरली यही तीन चीजें बनेंगी, बाय प्रोडक्ट्स और भी पॉसिबल होते हैं बट अभी 1 मिनट ये देखिए। तो क्या क्या बना, एक तो बना एल्कोहल, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है N2 और H2O। इसमें एलिफेटिक का बीच में डायजोनियम सॉल्ट बना ही नहीं, कुछ नहीं बना। आपको पता भी नहीं बनता है कि नहीं, आपको सिर्फ ये पता है कि पिछली क्लास में आपने एक ऐसा रिएक्शन पढ़ा था, नाइट्रस एसिड से प्राइमरी अमीन का रिएक्शन, और उससे हमेशा एल्कोहल बनता था। इस रिएक्शन में जो NaNO2 और HCl आप लेते थे, वो दोनों मिलके रिएक्शन के बीचों बीच क्या बनाते थे, HNO2, नाइट्रस एसिड। वो नाइट्रस एसिड फर्दर टुकड़ों में बट के एक्चुअल इंटरमीडिएट क्या बनाता था, नाइट्रोसोनियम आयन। अगेन पॉजिटिव चार्ज है तो EM वर्ड आएगा, नाइट्रोसोनियम आयन। ये नाइट्रोसोनियम आयन एक्चुअली, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको, पहले समझ लीजिए फिर मैं नोट करने का टाइम देती हूं। वो नाइट्रोसोनियम आयन प्राइमरी अमीन पे अटैक करने जाता है। किस जगह अटैक करने जाता है ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढेगा। इसने न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढा अमीन्स के ऊपर पड़ा हुआ लोन पेयर, वो बेस है, लोन पेयर रेडी फॉर डोनेशन है। और जैसे ही ढूंढा देखिए जाके ऐसे जुड़ गया, नाइट्रोसोनियम आयन जाके चिपक गया और नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया क्योंकि उसका लोन पेयर ले लिया। उसके बाद जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने में क्या हुआ, बेसिकली हमने बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके यानी यहां से एक H एब्स्ट्रैक्ट करके ले गया और RNHNO ये बना। इसके अंदर टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म क्या था, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, एक पोजीशन से हाइड्रोजन उठ के तीसरी पोजीशन पे जाता है, तो ये हाइड्रोजन जाएगा इधर, जिसके चक्कर में इस बॉन्ड को आना पड़ेगा इधर। आप नोट करना, पहले समझ लो। तो टॉटोमेरिज्म होने की वजह से क्या हुआ, RN डबल बॉन्ड NOH ये बना। इसके बाद क्या, फिर हाइड्रोलिसिस किया मैंने, फिर हाइड्रोलिसिस करके वो OH गया, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आया, ये बना एलिफेटिक डायएजोनियम सॉल्ट, जो इतना अनस्टेबल है, बनते ही, क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डालने का पर्पस ये, बनते ही ये टूटता है किसमें, इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है इसके अंदर, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, बनते ही इसमें आता है कार्बोकेटायन। ये रिएक्शन जो 2 बार आपके पास आ चुका है एल्कोहल में, रिएक्शन ऑफ अमीन्स में और डायजोनियम सॉल्ट में, उसका मैकेनिज्म और उसकी कवरेज कितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी वो आपको पता है। तो पहले तो जरा इसको नोट करिए। अभी बताया गया आपको, नाइट्रस एसिड किसी भी प्राइमरी अमीन को अटैक करके डायजोनियम सॉल्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, पर अगर वो एलिफेटिक है तो वो बनते ही टूट जाएगा, मतलब वो मेरे किसी काम का नहीं है। क्लियर?
एलिफेटिक डायएजोनियम सॉल्ट बना, so highly unstable as if it is not formed. Immediately ये किस में ब्रेक हो गया? कार्बोकेटाइन में। और अब जहां कार्बोकेटाइन होता है वहां पर शिफ्ट्स, रीअरेंजमेंट्स तो होती हैं। संगीत देना वो क्वेश्चन जो डीपीपी का था। अब मेरे पास ये डीपीपी का क्वेश्चन है, इसको HNO2 दिया। आपको वो सारा मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है, फिर वही सोच जो मैं अपने लिए बताती हूँ कि मैं जो करती थी वो यही, भाई नाइट्रस एसिड है उसका तो एक ही काम है, ये एटलीस्ट मुझे इतना पता चल, लेकिन इससे कोई सही आंसर नहीं आने वाला, बट एटलीस्ट पता चल जाता था क्या क्या टूटने वाला है और क्या क्या जुड़ने वाला है। जब ये चीज टूटी वाया दैट मैकेनिज्म पढ़ते वक्त सोचते वक्त इट्स गुड, वी शुड हैव इट, लेकिन हर मैकेनिज्म का कुछ शॉर्टकट तो लाना पड़ता है हमको, इतना लंबा शॉर्ट नहीं सोच सकते। तो इससे मुझे यहाँ क्लियरली ये पता चलता है जो जो बॉन्ड टूटेंगे, CH CH3 CH3 फिर CH CH3, एक तो ये बनेगा, एक N2 गैस बनेगा और एक H2O। ये क्या बना? कार्बोकेटाइन, जो अभी बता के आई मैं आपको। अब कार्बोकेटाइन बना, बनते ही OH नेगेटिव है इसको घेरने वाला, इसके साथ जुड़ने वाला, बट आप जानते हैं अगर कार्बोकेटाइन एक बार बन जाए तो उसके शिफ्ट्स, उसकी स्टेबिलिटी वी नीड टू कंसिडर। तो अब मुझे पता है ये कार्बोकेटाइन आसपास वाले किसी से शिफ्ट करके अगर स्टेबल हो सकता होगा तो जरूर होगा। इस वक्त ये कार्बोकेटाइन दिख रहा है मेरे को सेकेंडरी, अगर मैंने ये हाइड्राइड शिफ्ट इसको दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? देखिए CH3 CH3, ये हाइड्राइड शिफ्ट इसको दे दिया, CH2 CH3, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? टर्शरी। अब इस वाले C पॉजिटिव पे जाके लगेगा अल्कोहल और इसके प्रोडक्ट्स में मेजर प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, CH3 CH3, इस C पर OH, देन CH2, देन CH3। ये मैंने पिछली 2 क्लासेस में नहीं लिया था और उसका रीजन अब आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं लिया था, क्योंकि डायएजोटाइजेशन यानी कि डायएजोनियम सॉल्ट बनने की प्रिपरेशन का हिस्सा है, इसीलिए इसको रोका हुआ था। और कुछ लोगों के आज के ऑब्जेक्टिव के डाउट्स थे, सो मुझे उससे भी रहा कि मैं वही डाउट आपसे डिस्कस कर लूं, अब नहीं आएगा। तो जब भी एलिफेटिक अमीन्स को आप नाइट्रस एसिड या NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट कराएंगे, डायजोनियम सॉल्ट तो अंदर ही अंदर बना होगा पर उसके एग्जिस्ट करने का कोई मतलब नहीं, उससे बनेगा तो अल्कोहल ही। और हर वक्त ये बात याद रखिए, यहां पर ये HNO2 किन 2 चीजों से मिलके बना है? वन इज NaNO2, अदर इज HCl, ये दोनों हर वक्त मौजूद हैं। तो इसी रिएक्शन में थोड़ा बहुत ही सही ध्यान दीजिएगा, ये Cl इस NH2 को सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है और ट्रेसेस में ये भी बन सकता है। देखिएगा CH3 CH CH3, मैं पूरा नहीं लिख रही खोल के, आप लोगों के नोट्स और आप लोगों के लिए इशू ना हो, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, डीपीपी में क्वेश्चन मिलेगा ट्रेसेस में क्या बनता है, जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका Cl भी लगता है, क्योंकि HCl भी है तो सही थोड़ा सा, ये HCl NH2 को रिप्लेस करके Cl लगा सकता है, ट्रेसेस में ये भी होगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट्स तो मैंने आपको व्हाइट कलर से लिख के दे दिए, नाइट्रोजन गैस, वाटर और आफ्टर रीअरेंजमेंट अल्कोहल। ये बात हुई एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स की, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, बनते जरूर हैं लेकिन बनते ही उनका क्या होता है वो आपको मैंने बताया। अब आ जाते हैं, अगर एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट, वही सारा रूट, कौन सा रूट बिना दिखाए बात कर रही हूं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लिया, कौन सा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लिया मैंने? ArNH2। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को जब मैंने NaNO2 और HCl दिया, उससे क्या बना? नाइट्रोसोनियम आयन NO पॉजिटिव। वो नाइट्रोसोनियम आयन फिर अमीन पे रिएक्ट करके, हाइड्रोलाइज करके, टॉटोमराइज करके क्या बनाता है? बेंजीन का डायएजोनियम सॉल्ट। मैंने यहां एरोमेटिक लिखा है, अब धीरे धीरे मैं इसको क्या बोलना शुरू कर दूंगी? बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस जो मैंने आपको पहली स्लाइड पे दिखाई, उसकी वजह से benzene diazonium salt, because of this resonance stabilized, it is stable or it exists at
आइस कोल्ड वाटर ओनली, कि अगर आपने ठंडा पानी दे दिया तो ये एग्जिस्ट करेगा, टूट के अल्कोहल नहीं बनाएगा। एलिफेटिक में यही क्या हो रहा था, N2 निकाल दे रहे थे और OH इसके साथ जोड़ दे रहे थे। यहां ये एग्जिस्ट करेगा अगर आपने ठंडा पानी साथ दिया तो। और इसके आगे मेरा इरादा दोबारा बनाने का नहीं है, रेजोनेंस फॉर्म दिखाने की दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहली स्लाइड पे दिखा दी। बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस ये बड़े आराम से एग्जिस्ट करेगा। तो ये थी आपकी प्रेपरेशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। प्रेपरेशन क्या थी फिर, अगर मैं एक लाइन में डालना चाहूं तो ये जो मैंने आपको जितना भी अब तक पढ़ाया, इसको अब आज से क्वेश्चंस में और क्लास डिस्कशन में इस नाम से जानेंगे, डायएजोटाइजेशन। डायएजोनियम सॉल्ट का बनना इज कॉल्ड एज डायएजोटाइजेशन, जिसमें आप एक एरोमेटिक अमीन लेते हैं ArNH2, इट शुड बी प्राइमरी ओनली। इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं। ऑफ कोर्स HCl NaNO2 सॉल्यूशन में है, और उससे क्या बनेगा, ArN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये है टॉपिक और प्रेपरेशन खत्म। बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट की जगह अब मैं और स्पेसिफिक होके लिख देती हूं क्लोराइड। तो पहले तो ये समझिए, प्रेपरेशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड एज डायएजोटाइजेशन। अब जो कन्वर्जन करेंगे उसमें मैं एक ही वर्ड लिखूंगी, डायएजोटाइजेशन। उसका मतलब क्या होगा, आपने HNO2 दिया, HNO2 का मतलब क्या होगा, NaNO2 प्लस HCl का कॉम्बिनेशन दिया एट आइस कोल्ड वाटर। आपको तंग ही इसमें करेंगे, यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 4 डिग्री दे दिया, कुछ और होगा वो भी देखेंगे। तो 0 डिग्री पर ही ये सब कुछ है। तो डायएजोटाइजेशन क्लियर एवरीबॉडी, किसी को इसमें कोई इशू अब तक डायएजोटाइजेशन में? क्लियर डायएजोटाइजेशन। चलिए, तो डायएजोटाइजेशन की कंडीशंस क्या हैं, आइस कोल्ड वाटर, ये ध्यान रखना। तो एरोमेटिक का डायएजोटाइजेशन हो गया। अब आपने एक चीज अगर देखी हो, डायएजोटाइजेशन में हो क्या रहा था, अमीन के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर एक इलेक्ट्रोफाइल जो इससे बनता था NO पॉजिटिव, उसका रिएक्शन। मैं अगली स्लाइड पे जाऊं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, मुझे ये डायएजोटाइजेशन प्रोसेस फास्ट करना है और जल्दी करना है या स्लो करना है, कुछ भी ऐसा क्या हो इसके अंदर कि ये रिएक्शन की टेंडेंसी स्लो हो जाएगी। डायएजोटाइजेशन डिक्रीज करने के लिए मैं एरोमेटिक अमीन में कुछ ऐसा कर सकती हूँ, मुझे ये लोन पेयर लेस अवेलेबल करवाना है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसी लोन पेयर को देख के आ रहा है, क्या करूं ArNH2 एरोमेटिक अमीन में कि डायएजोटाइजेशन की टेंडेंसी कम हो जाए। एब्सोल्युटली राइट, इट्स वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाल दीजिए, कॉन्फिडेंस रखा करो, पहली बार कोई चीज पूछ रहे हैं तो गलती आप कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन, और मैंने हिंट डाल दिया आपको, ये लेस अवेलेबल करा दो। ये लेस अवेलेबल कराने का मतलब क्या है, आप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाल दीजिए, वो लोन पेयर खींच लेगा, डायएजोटाइजेशन की टेंडेंसी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। यही मेरी अगली स्लाइड है, अब आप इसको समझ पाएंगे। करिए नोट, इसको नोट करिए, और अब आप अपने आप समझ पाएंगे क्योंकि आप ही के बीच में से एक ने आंसर दे दिया। यानी कि यहां मैंने बोला है टेंडेंसी टू डायएजोटाइज, अमीन का ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो क्यों ना एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं, तो डायएजोटाइजेशन की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दूं, वही डायएजोटाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब जस्ट इसी का एग्जाम्पल मुझे बताइए, इन दोनों में से किसमें डायएजोटाइजेशन फास्ट? जैस्मिन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बिल्कुल सही, डायएजोटाइजेशन की टेंडेंसी। अब बस आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग बदल बदल के किसी रिएक्शन में दे देंगे और पूछ लेंगे किसका रेट फास्ट है। जहां पर टेंडेंसी टू डायएजोटाइजेशन कम होती है, वहां पर डायएजोटाइजेशन करने के लिए, यानी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वी नो दैट उसमें टेंडेंसी कम हो जाएगी। इन सच केसेस वी प्रेफर एसिटिक एसिड मीडियम,
हम एसिटिक एसिड दे देते हैं इन मीडियम, तो उस एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में इवन इसका भी डायजोटाइजेशन हो जाएगा। एक छोड़ो, मैंने तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दिए, उस हिसाब से तो डायजोटाइजेशन के लिए बचना ही नहीं चाहिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एनिलिन वाले पे। लेकिन इसका भी अगर मेरे को डायजोटाइजेशन कराना है तो मैं करा सकती हूं। इवन इसका भी डायजोटाइजेशन इज पॉसिबल। वैसे नहीं हो पाना था, रेट बहुत स्लो हो जाना था, बट अगर मैंने CH3COOH मीडियम यूज कर लिया, this medium makes such diazotization reaction possible, which is otherwise not possible. इसमें डायजोटाइजेशन का आउटपुट क्या होता है? अल्कोहल। और इसमें डायजोटाइजेशन का आउटपुट क्या होता है? 0 डिग्री पे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। एवरीबडी यहां तक सबके पास आ गया? जो लोग लेट आए उनको भी आ गई ये चीज कि डायजोटाइजेशन, इसी से क्लास स्टार्ट है प्रॉपर मेरी। तो अगर मेरे पास डायजोटाइजेशन का मतलब पता है तो मेरे को प्रेपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट आती है। यहां खत्म हुई प्रेपरेशंस। लेकिन इस पे क्वेश्चन अच्छे जो मेरी अगली क्लास के मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे सैटरडे को, इस पे अच्छे क्वेश्चन कुछ करते हैं। तो पहले अब मेरा पूरा चैप्टर हाथ में आना है, तो अभी पेन छोड़ दीजिए, पहले इस ABCD वाले क्वेश्चंस को करना सीखते हैं, उसके बाद आप नोट करेंगे, क्योंकि इसको जो लोग थे उनको पता है आज मेरे को 1 घंटा लगा इन चीजों को बनाने में। आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि कम से कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा दे सकूं, क्लास आपके लिए बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग हो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? एक सिंपल प्राइमरी अमीन। डायजोटाइजेशन सिर्फ प्राइमरी अमीन में होता है। आई होप वी ऑल रिमेंबर कार्बाइलअमीन टेस्ट भी सिर्फ प्राइमरी अमीन में। हिंसबर्ग में भी पहली स्टेज जो थी वो प्राइमरी अमीन वाली थी। कलर वाला राज दोबारा एक बार याद कर लेंगे। इंटरमीडिएट ये बनेगा, मुझे पता है इसने टिकना नहीं है, राइट? डायजोटाइजेशन के अंदर जो लास्ट क्लास में नहीं लिया था आज ले रहे हैं, टिकना है नहीं इसने तो इवन 0 डिग्री पे भी N2 निकालना है। और लास्ट क्लास में ये बात बिल्कुल नहीं हुई थी कि कार्बोकेटायन बनता। आई केप्ट इट कि गलती से भी मेरे मुंह से ना निकले। सीधे अल्कोहल बना के छोड़ रहे थे, यही कर रहे थे लास्ट क्लास में कि यहाँ तो सीधे अल्कोहल बन जाना है। वो HONOU लाइन बना के मैंने आपको कराया, वो विदाउट मैकेनिज्म था। उससे गलती से भी आप जेई और नीट के क्वेश्चन नहीं कर सकते, गलती से भी। ये तो तब तक के लिए था सिर्फ कि एलिफेटिक देंगे तो HONO को ऐसे करके अल्कोहल बना देना, एरोमेटिक देंगे तो भी HONO को ऐसे करके फिनोल बना देना। लेकिन 0 डिग्री पे देंगे तो बात अलग हो गई एरोमेटिक में। तो इसमें क्या चीज हुई? ये लिविंग ग्रुप निकला, N2 गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा, एसिड ने H की भरमार दे ही रखी है, HCl और अलग निकल गया, वो मैंने लिखा भी नहीं, जरूरत नहीं समझी। My focus is now I get carbocation. When I get carbocation, तो आपको पता है फिर कार्बोकेटायन आते क्या खुल जाता है। सारे शिफ्ट्स, सारे अरेंजमेंट, प्लेनर sp2, आने वाली चीज ऊपर से भी आएगी, आने वाली चीज नीचे से भी आएगी। अगर वो कायरल हुआ तो डेक्स्ट्रो भी 50% बनेगा, लीवो भी 50% बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। इसी की प्रैक्टिस कराती हूं अभी आपको। तो कार्बोकेटायन बनते ही अब आप इसके साथ, आपने सेंडमेयर रिएक्शन देखा था। सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते थे? डायजोटाइजेशन करके Cu2Cl2। तो Cu2Cl2 का क्या काम होता था? Cl पकड़ाना। Cu2Br2 उसका काम क्या होता था? Br2 पकड़ाना। वाटर के साथ वार्म कर दीजिए, उसका काम क्या होगा? OH नेगेटिव पकड़ाना। आप कुछ ही दो, अब कार्बोकेट कोई भी न्यूक्लियोफाइल दो, क्या होगा? लग जाएगा। लेकिन हाउ कैन आई इग्नोर वन थिंग? भाई ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन शिफ्ट मार के सेकेंडरी तो बनाएगा। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, यही फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी हम टच कर चुके हैं। ये सेकेंडरी तो बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा तो अब इसके प्रोडक्ट तुम खुद लिखोगे जब मैं लिखने का टाइम दूंगी, ताकि याद हो। एक और चीज हो सकती है, हॉफमैन एलिमिनेशन। अब मैंने यहां हॉफमैन एलिमिनेशन, सॉरी नॉट हॉफमैन, एलिमिनेशन वर्ड यूज किया। अगर आप कार्बोकेटाइन से डीप्रोटोनेशन कराएं, आपने एलिमिनेशन रिएक्शंस में कराया है, दोनों चैप्टर्स में कराया, अल्काइल हैलाइड में भी अल्कोहल्स में भी। तीसरा स्टेप डीप्रोटोनेशन हुआ करता था। तो जैसे ही इसका अगर आपने डीप्रोटोनेशन करने का सामान दिया, और वो क्या दिया? बेस दे दो, कोई एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटॉन को। यहीं पे आप कोई भी बेस दे दीजिए। आपने अल्कोहलिक KOH दे दिया, वो बेस है, वो यहां से प्रोटॉन मांगेगा, और प्रोटॉन मांगते ही यहां पे क्या बनेगा? एल्कीन। इसका भी कहो कि आपने तीसरा चौथा एरो नहीं बनाया अगर, तो मैं कहूंगी इसका भी एल्कीन बनना तो प्रोपीन ही है।
3 कार्बन का तो एक ही एल्कीन है, इसलिए मैंने चौथा एरो नहीं बनाया। अब इसको इत्मीनान से बिठाइए। अगर आपको ये आ गया डायजोनियम सॉल्ट का, तो कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। अमीन्स का चलिए, तो बार बार आप लोग पहली स्लाइड मांग रहे हैं, हैव अ लुक, इसमें क्या है ऐसा जो पिछली क्लास में नहीं हुआ है? मैं एक बात को 4 बार बताऊंगी, 4 बार नोट करेंगे तो हो गया काम, 2 साल में कर लेते हैं 12th क्लास। जब बार बार चीज बताई जाती है तो इसलिए बताई जाती है कि आपकी सुने, ना कि आंखों पे पट्टी बांध के बस मेरे को लिखना है। सो आई एम नॉट शोइंग इट, दिस इज रिडिकुलस। ये भी पढ़ा पढ़ा के भी आपको यही चीज बार बार नोट करनी है। अपने लिए खुद के लिए लिखिए यहाँ पे कि क्या करना है। डायोस्टाइजेशन लास्ट क्लास में इतनी देर लगाई मैंने। चलिए, अब जब कार्बोकेटाइन से रिलेटेड चीज आ गई तो हर वो चीज जो मैंने कार्बोकेटाइन के लिए पढ़ी है, मैं वैसे क्वेश्चन आपको देने के लिए एलिजिबल हो जाती हूँ कि अब मैं दे सकती हूँ। बट अगर बिना प्रैक्टिस के दूं तो फिर लगता है आपने पढ़ाया नहीं, उतनी प्रैक्टिस नहीं कराई और पेपर खराब। फॉर प्रैक्टिस चेक, क्या ये रिजॉल्वेबल अमीन है? रिजॉल्वेबल मतलब जो डेक्स्ट्रोलीवो में अलग अलग रिजॉल्व किया जा सके। चेक, क्या ये रिजॉल्वेबल अमीन है? अगर मैं यहां देखूं तो कायरलिटी इसमें अमीन की वजह से नहीं है, कायरलिटी इसमें स्टीरियोजेनिक कार्बन, कायरल कार्बन की वजह से है। और कायरल कार्बन की वजह से जब कायरलिटी है, डेक्स्ट्रोलीवो बढ़िया करके रिजॉल्वेबल है। डेक्स्ट्रो अलग कंटेनर में रख सकती हूँ, लीवो अलग कंटेनर में, एक लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा, एक राइट पे रोटेट करेगा। अब अगर इसके साथ मैंने वही किया, डायोस्टाइजेशन चल रहा है, तो मैंने यहां लिखा नहीं HNO2, अंडरस्टूड है, मैं यहां पर वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वो सब चला रही हूं। अब इसमें कोई एरोमेटिक तो है नहीं, मैं 0 डिग्री दूं या कुछ भी दूं, मुझे पता है बनना तो एंड में अल्कोहल ही है। लेकिन व्हाट, वाया व्हाट? अब मैंने डायजोनियम सॉल्ट भी नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है N2 निकलेगा, HCl निकलेगा और एक प्लेनर कार्बोकेटाइन मेरे सामने आएगा। और इस प्लेनर कार्बोकेटाइन को कौन अटैक करेगा? जब आप एक्वस सॉल्यूशंस दे रहे हैं HNO2 और NaNO2 और HCl की, तो श्योर है वाटर तो उसमें है ही। तो वहां से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। जब आपने इसको थोड़ा सा वार्म किया 0 डिग्री पे भी लिया, यहां तो वार्म की भी जरूरत नहीं है, OH नेगेटिव तो है इसके अंदर, आप जानते हैं अल्कोहल बनने ही वाला है इसमें। अब वो अल्कोहल इसको अबाउ द प्लेन भी हिट करेगा, बिलो द प्लेन भी, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन इधर थी सेम कॉन्फ़िगरेशन रिटेन भी हो सकती है, रिटेंशन, और उसका उल्टा भी मिल सकता है, दैट इज इन्वर्जन, बराबर बराबर थ्योरेटिकली। तो यहां मेरे को क्या मिलेगा? दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अगर मेरे से पूछा जाए हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड और आर फॉर्म्ड, कैन बी तो वेरी रॉन्ग क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, इसको 2 गिनेंगे आप, 1 नहीं। फिर आप ये भी दोगे, इसमें N2 भी बना, राइट? आप लोगों ने यहाँ पे मेरे को N2 भी देना है, एक और प्रोडक्ट भी बन रहा है, आपने वो भी देना है, वो तो बात हो गई। इनको आपको 2 गिनना पड़ेगा, 1 नहीं, बिकॉज दे आर रिजॉल्वेबल। तो जहां आप 3 प्रोडक्ट कह रहे थे, वहां आपको कितने मिलेंगे? 4। बट खैर ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर, ज्यादातर आपको कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन या जो भी आपको कॉम्बिनेशन दिए होंगे उसमें आपको दिख जाएगा कि आपको पता होना चाहिए रेसिमिक मिल रहा है कि नहीं, कायरलिटी जिससे हम डरते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, वो यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि नहीं। तो क्या पता चल गया आपको, मैंने 2 CN दिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया, उससे क्या बनेगा, मतलब शायद आप मेरे को बता सके क्या बनेगा। अर्जा, यहां पर क्या लगाऊं 2 जगह पे? CN रिड्यूस होंगे, तो CNH नहीं, CN के रिडक्शन से बनता है यहां पर। अगर आप इसको ओपन करते, अमीन्स की पहली दूसरी, इट इज CH2NH2, यहां पर भी CH2NH2, और उसकी वजह से यहां क्या बनेगा वो चेक करिए। नहीं, एक करेक्शन करो बच्चों, मुझसे गलती हुई है, सॉरी, एक करेक्शन करिए। मैं यहाँ बताना कुछ और चाह रही थी, क्रिएट करते हुए मैंने गलती करी है। जो पर्पस था वो ये CN वाला तो तुम लोग कर ही लोगे, लंबा क्वेश्चन क्रिएट करने के चक्कर में आई डिड अ मिस्टेक। पर्पस मेरा ये था, मैं भूल गई, मेरे को यहाँ 2 NH2 लगाने थे। Yes. वो पार्ट नोट किया, वो सही है, वो गलत नहीं है। 2 CN लगे हैं, दोनों को आपने रिड्यूसिंग एजेंट दिया, उससे CH2NH2 रहेगा, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, उसको सेपरेट मान लीजिए। अगर मैंने इसको डायजोटाइजेशन का सामान दिया, हमारी पहली नॉलेज क्या कहती है? दोनों तरफ N2Cl कर दो,
तड़ाक से हम ये कर देंगे, लेकिन 1 by 1, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ऐसा केस कभी भी आए 1 by 1। वाई देयर इज 1 by 1, हमें कैसे पता चलेगा? आपको नहीं पता चलेगा, आपको बताया जा रहा है। सो आप एकदम से खुद नहीं पता लगा सकते। तो पहले तो आप यहां क्या कर रहे हैं, N2Cl, राइट, और एक NH2 रहने दीजिए। एक पे डायएजोटाइजेशन होगा, दो पे एक साथ नहीं होगा, ये आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? विद इन रिएक्शन आई कैन फाइंड समथिंग विच इंटरेस्ट मी, अ गुड लिविंग ग्रुप HCl, साइक्लाइजेशन, चीलेशन होने के लालच में ये काम हुआ। जब इससे मैं HCl निकाल लूं तो अब देखिए ये पॉसिबिलिटी बनी, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, एंड आई गेट दिस, चेक। और इसको अब बनाइए, अगर दो NH2 एक साथ हुए, दोनों का डायएजोटाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है 1 by 1, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बढ़िया साइक्लिक ग्रुप दिख रहा है मेरे को, साइक्लाइजेशन दिख रही है, चिलेशन दिख रही है, जो इसको एनकरेज कर रही है, ठीक है। आ गया सबके पास? तो यहाँ डायएजोटाइजेशन से रिलेटेड सारा तामझाम खत्म, जो मैंने पिछली क्लास में भी नहीं दिया, आज के लिए रखा, सिंस इट इज ओनली वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर मैं जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें आपको फिर एक बार 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 पूछ लूंगी कन्वर्जन्स में, ताकि आपको आदत पड़ जाए, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, अभी प्योर एनसीईआरटी पे चलेंगे हम। लास्ट का भी लास्ट टॉपिक कह लीजिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। मैम मेरा हाँ जी, डाउट बोलो। था मैम, बोलो। अगर HNO अगर वो एक्सेस में होता तो फिर दोनों पे N2+Cl- नहीं हाँ, लगता? अगर एक्सिस पे होता तो हम सोच सकते थे, बट अगर एक्सिस पे नहीं है यस और मैम। एक्सिस पे भी है अथर्व, तो भी साइक्लाइजेशन फेवर होगी, ओके, राइट। तो मैम हमेशा यही प्रोडक्ट आएगा? यस, हमेशा यही प्रोडक्ट आएगा। ओके मैम। जी, अब इसके बाद डायजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन दो ही हैं, मतलब दो ही कैटेगरी है, और उसमें सेम होना है, ये हटके ये लगना है, दो कैटेगरी हैं। आपको पता है डायजोनियम सॉल्ट में एक निहायत गुड लिविंग ग्रुप मौजूद है, दैट इज N2। वो निकलेगा और उसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, मींस दिस इज मोस्ट इजीली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। सबसे आसान इसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि खुद निकलने को तैयार है। तो चेक, एक बार अभी लिखिए मत, छोड़ दीजिए पेन। मैं नहीं तो इतना इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आप लिख ही ना पाओ। छोड़ दीजिए पेन, कुछ नया आता है तो मतलब कोशिश किया कीजिए कि पहले सुना करिए। जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं, आपका एक्सप्रेशन यूं था, जैसे होता है ना, गाड़ी चला रहे हैं, कोई गलती से रॉन्ग सिग्नल पे चला गया, आप यूं देख रहे होते क्या, तो मेरे को आप वैसे ही देख रहे हैं क्या, कुछ है, गड़बड़ है कुछ? ऑल गुड। चलिए, अब आपके पास यहां पर डायएजोटाइजेशन में डायजोनियम सॉल्ट का बनना, यहां तक तो अब रट गया होगा, बार बार एक ही टर्म यूज हो रही है। आई नो, इस ग्रुप को निकाल के बाहर भेज दूं, ये तो सॉल्ट है, ये तो बाहर ही है पहली ब्रैकेट से, इसको तो गिनो भी मत, ये तो मजबूरी में लिख रहे हैं साथ। तो इसकी जगह कुछ भी इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है, N2 निकले उसकी जगह कुछ आ जाए। तो ये हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर में कुछ करके आए थे, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन ये था बच्चों, सिर्फ अगर आपने डायजोनियम सॉल्ट को, अब आप इनवाइट करो कोई मर्जी ग्रुप यहां लगाने के लिए, Cu2 Cl2 Cu2 Br2, उसके साथ HCl और HBr दिया, और बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको क्या आता है, तब मैंने इस बात को बिल्कुल अटेंड नहीं किया था, आप चाहे पूछना भी चाह रहे थे तो मैंने इग्नोर ही किया था। बेंजीन रिंग पे ये वाला Cl लगता है कि ये वाला Cl लगता है? ये वाला कतई नहीं लगता। अगर मैं Cl इसके ऊपर 35 लिख के दूं, इसके ऊपर 37 लिख के दूं, प्रोडक्ट में 37 वाला जाएगा आइसोटोप। गलती से भी ये मत सोचना यही वाला चला जाता होगा। तो कई बार ये गलती हुई है, यहां Cl और यहां Cu2 Br2, आपने Br क्यों लगाया? आपको तो Cl लगाना चाहिए था। ये Cl लौट के नहीं जा रहा, ये तो N2 कैटायन के साथ सॉल्ट की फॉर्म में सॉल्यूशन में एज एनायन था। तो सैंडमेयर रिएक्शन में इस मैकेनिस्टिक अप्रोच को देखिए, आपको पता है यहां कैटायन बनने के चांस होते हैं। तो यहां पर ये जो N2 निकला, ये Cl नहीं आया, आप इधर जो दे रहे हो ना वो आया, तो हम उसके ऊपर अगर एस्ट्रिक लगा के देंगे तो एस्ट्रिक वाला आप पहुंचाओगे। हम उस पे 37 या 35 कुछ लेबल करके देंगे, कलर डाल के देंगे, तो आप उसको लगाओगे। तो यहां पर जो Cl लगा है वो कौन से वाला लगा है? ये वाला। यहां जो Br लगा है वो ये वाला। इस रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर।
और ये जो CuCN KCN है इसे सैंडमेयर नहीं कहते, बट इट वर्क्स ऑन सेम, क्योंकि अब तो मैंने सब्स्टिट्यूशन करके लंबाई बना देना है इसको, सारे सैंडमेयर मत कर देना। तो इसमें क्या होगा, वेरी ऑब्वियस, उसकी जगह कौन सा लग जाएगा, CN। वंस आई गेट CN, फिर तो इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे के मेरे पास तो फिर तो बस CH2NH2, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या करा लूं मैं, अमीन्स के सारे रिएक्शन करा लूं इस पे। तो इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा, अभी भी नोट नहीं कर रहे, एक फ्लो में समझ लीजिए चीजों को, सब कुछ सेम। फर्क क्या है, Cu2Cl2 की जगह कॉपर कॉपर अकेला ले लिया, क्यूप्रस सॉल्ट्स की जगह मैंने कॉपर के साथ HCl, मेटल विद HCl, यहां से भी Cl जनरेट होगा, यहां से भी Br जनरेट होगा। इस रिएक्शन को क्या नाम दिया, गाटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर गाटरमैन एक ही काम है, एक ही चीज से वही सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसमें भी डायजोनियम सॉल्ट से एराइल हैलाइड बन रहा था, इसमें भी डायजोनियम सॉल्ट से एराइल हैलाइड, बट विच गिव्स मी गुड यील्ड, सैंडमेयर गिव मी गुड यील्ड। अब इत्मीनान से नोट करिए, क्योंकि मैंने एल्काइल हैलाइड में सैंडमेयर बिल्कुल अटेंड नहीं किया था। अब करिए नोट, डायजोनियम ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब अगली स्लाइड पे मैं 3-4 चीजें और लाऊंगी, N2 की जगह OH लगा देंगे, N2 की जगह F लगा देंगे, N2 की जगह H लगा देंगे, खत्म हो जाएंगे रिएक्शंस। इसे अब अच्छे से नोट करिए। नोट करने का मतलब कॉपी पेस्ट कम हो, रिटेन करना ज्यादा हो। आपने देखा क्लोरीन और ब्रोमीन का तो हमने आपको दे दिया, लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन अभी तक भी आपको नहीं मिला, और इन्हीं दोनों के लिए हम एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन में हमने बड़े धक्के खाए हैं। हर जगह हम PbR3 PCl3 यूज कर रहे हैं, आयोडीन और फ्लोरीन नॉट इजी टू सब्स्टिट्यूट। तो उसके लिए हमको एक सहारा लेना पड़ता है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का। तो बेंजीन तब हम क्या करते थे, हमें अगर इसको HI देना भी, हमें पता है वो सॉरी I2 देना भी है, तो हमें पता है कि वो HI बनाएगा, रिवर्स मार जाएगा, वो सारी चीजें हमने डील की थी, उसके लिए फिर कुछ तामझाम था। अगर मैं डायजोनियम सॉल्ट को, देखो यहां सॉल्ट में Cl है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर है। अगर मैं इसको KI दूं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, मतलब मेरे को कोई कॉपर के सॉल्ट की भी हेल्प यहां नहीं लेनी पड़ी। सिमिलरली इधर क्या किया है मैंने, ये थोड़ा ध्यान से देखना नोट करने से पहले, ये दोबारा मैं बता नहीं पाऊंगी, और ये काफी पॉपुलर है, पूछा जाने वाला, क्योंकि थोड़ा इनडायरेक्ट यही है, बाकी बहुत स्ट्रेट है। HBF4 क्या है, पहले तो समझो ये क्या है, रटना ना पड़े। यहां आइए, BF3 क्या है, लुईस एसिड, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये किसी से भी एक लोन पेयर लेने को तैयार है, कोई भी मर्जी आ जाए इसके पास, इवन अमोनिया आ जाए, राइट, बेस आ जाए। तो अगर अमोनिया आ जाए चलो वो तो अलग बात है, आ जाए तो वो भी करा देंगे। फ्लोराइड आयन आया इसके पास, ये इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसकी जरूरत है, उससे क्या बन गया, BF4 नेगेटिव। अब ये BF4 नेगेटिव क्या है, यहां पर कैसे यूज किया मैंने, अब फ्लोराइड आयन अकेला आया, उसके आसपास H+ तो है ही, HF, तो यहां पर जब एनायन है तो कैटायन तो होगा ही होगा। ठीक है, कैटायन को पहले लिखते हैं, बट मैं आपको F के साथ रिलेट करके H दिखा रही हूं। लिखते वक्त हमेशा हमें पता है हमें कैटायन को पहले लिखना चाहिए, तो H+, ये दोनों आयंस मेरे को दिखाने पड़ेंगे, जस्ट ये बताने के लिए कि कैसे H+ कैटायन आया BF4 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है बच्चों, HBF4, यस, वहां नेगेटिव होना चाहिए, ये दिया। जैसे ये दिया, इससे मेरे को अगेन थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए आपको कहा है कि पहले देखेंगे। पहले तो इस न्यूक्लियोफाइल की जगह ये BF4 नेगेटिव जाके लगा, HCl बाहर निकल गया, अभी भी N2 नहीं निकला है। उसके बाद यहां से N2 निकला, BF3 अपने घर वापस लौटा और फ्लोरीन को यहां छोड़ गया। पहली बार, मतलब इकलौता मेथड मिला है मेरे को जब से मैंने ऑर्गेनिक पढ़नी शुरू की है, कि बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन कैसे लगाएं। एराइल हैलाइड में नहीं कराया गया था, चाहती तो करा सकती थी, बट डायजोनियम के लिए छोड़ा मैंने, क्योंकि NCERT ने इस चैप्टर में लिया है। अब आप इन दोनों रिएक्शन को नोट करिए, थोड़ा सा हटके हैं तो ध्यान से, कि मेरे को फ्लोरीन अगर बेंजीन रिंग पे लगाना है, नाउ आई एम हैविंग वन सिंगल मेथड टू डू सो, इससे आगे मेरे पास कोई मेथड नहीं है। इसको बनाने के बाद मेरे पास डायजोनियम से क्या कुछ और भी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, वो देखते हैं। ठीक है, इस पूरे को रिमूव करना हो, सबसे ज्यादा कन्वर्जन में यूज होने वाले रिएक्शन अब आएंगे आपके पास, कि क्या तरीका है बेंजीन रिंग के ऊपर लगा NH2 पूरा गायब करना हो। तो बेंजीन रिंग पे लगा NH2 पूरा गायब करने के लिए पहले तो आप डायजोटाइजेशन करो। डायजोटाइजेशन करते ही
यहां तक तो आप पहुंच ही लोगे, अभी तो मैंने लिखना भी बड़ा छोटा सा शुरू कर दिया, डायजोनियम तक तो आप पहुंच ही गए। उसको अगर आप एल्कोहल, स्पेसिफिकली इथेनॉल, मैंने एल्कोहल नहीं लिखा, इथेनॉल या H3PO2 देंगे, ये पूरा कुछ गायब हुआ, इसकी जगह क्या लग गया, H। H यूजुअली दिखाया नहीं जाता बॉन्ड लाइन नोटेशन में, और मेरे पास आया बेंजीन। भर भर के इन कन्वर्जन्स में क्या होगा, एनिलिन से 1,1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाओ। एनिलिन का मतलब क्या है, रिंग पे NH2, और मैं उसको सीधा Br2 दे दूं, ब्रोमीन वाटर, तो मुझे पता है बिना प्रोटेक्शन के हाईली एक्टिवेटिंग है, तीनों पे Br आ जाएगा। और फिर डायजोटाइजेशन कर दो N2Cl, और डायजोटाइजेशन के बाद ये दे दो, गायब, NH2 गायब। ये कन्वर्जन की लिस्ट में है आज, बट आपको बता रही हूं बहुत से कन्वर्जन में NH2 पूरा उड़ाना है आपको, यही रूट है, डायजोटाइजेशन एंड देन इन दोनों में से कोई एक। आ गया सबके पास, लिखो मत, चाहे समझ लो फिर लिख लेंगे। तो ये मेरे सब्स्टिट्यूशन के लास्ट है, इसके बाद कन्वर्जन शुरू है, तो ये वाला रिएक्शन नोट कर लीजिए, फिर सब्स्टिट्यूशन आपसे बात, कन्वर्जन आपसे बात करती। सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी का लास्ट था ये। मुझे ज्यादा बेटर क्या लगता है, देखिएगा ये कन्वर्जन, इतना तो दिख रहा है NH2 गायब करना है, तो अब NH2 अगर मुझे गायब करना है तो मुझे क्या करना है, डायजोटाइजेशन। आपने सैंडमेयर जब कहा तो मेरे लिए समस्या ये होगी, सैंडमेयर जो है वो डायजोटाइजेशन को इन्वॉल्व करता है, बीच में तो आता है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले ये करोगे, उसके बाद क्या करते हो, एक स्टेप बढ़ा, राइट, ठीक है, करने की करते हैं कोशिश, मे बी बन जाए, और उसके बाद क्या कह रहे हो, चेक, क्या बनेगा, मुझे बताइए, क्या यही बनेगा, नो, कैसे बनेगा ये, एक सेकेंड, अच्छा, MgX उसका Cl लेके जाए, यस, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहां क्या लिख दूं मैं, अब स्टेप्स का नंबर काउंट कर लो, मेरे को पता है, लेकिन आप एक बार ग्रिग्नार्ड चेक करो, एरोमेटिक के साथ ग्रिग्नार्ड बनता है, बहुत बार बात होली, एरोमेटिक के साथ ग्रिग्नार्ड बनता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, एरोमेटिक का ग्रिग्नार्ड बनता है। मैग्नीशियम इज हाईली एक्टिव मेटल, वो R और Cl के बीच आके घुस जाता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। बट इसमें स्टेप्स गिनो बच्चों, किसको, बेटा इसको एक मानना पड़ेगा, इसको तो मैंने नहीं, वही बता रही हूँ ना, इसको मैं एक मान सकती हूँ, यस इट इज अलाउड भाई, जहां पर भी मेटल है, नहीं नहीं सेंड मेरी वही वहीं पे बस, और कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट कन्वर्शन। बट अगर मेरे पास स्टेप्स का काउंट कोई और छोटा आ गया, नंबर उसी को मिलेंगे। बट गुड थॉट, बहुत अच्छा क्रिएटिव सोचा, बहुत सही सोचा। अब मैंने डायजोटाइजेशन किया, जब मैं यहां इसको एक स्टेप मान रही हूं, तो सेंडमेयर में कैसे ना इसको एक स्टेप मानूं। और ये मत भूलना बच्चों, सेंडमेयर डायजोनियम सॉल्ट से शुरू होता है, सेंडमेयर एनिलिन से शुरू नहीं होता। डायएजोटाइजेशन करने के बाद N2Cl को आप Cu2Cl2 दे रहे हैं, वो सैंडमेयर है। तो आप एक स्टेप बढ़ा गए, बट इट वाज अ वेरी गुड अप्रोच। बट अब आए उस पर जिसको करेक्ट माना जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट बना, और यहां क्या दूं मैं, किस, कोई मेरे को याद दिलाए, H3PO2 या इथेनॉल, कोई फायदा नहीं है लिखने का अगर अगली ही स्लाइड पे आप मेरे को ना दे पाए, इसीलिए कहती हूं सुनो और लिखो जरूर, बट पहले दिमाग में सुनो, कि आप लोग जब तक मुझे ये नहीं दे पाएंगे, जो पोथे भर भर के कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। तो यहां मैं H3PO2 लिख दूं, अगली बार जरूरत पड़ी तो इथेनॉल लिख देंगे, उससे क्या आया, बेंजीन। फिर क्या किया है मैंने यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट alkylation, and I think better word is Friedel-Crafts methylation. When I'm so specific methylation कर रही हूं, तो मुझे methylation word बोलना चाहिए। तो ये conversion आपको बस इस डायजोटाइजेशन के यूसेज के लिए बताया, और डायजोनियम सॉल्ट के सब्स्टिट्यूशन के लिए बताया, ये एनसीईआरटी से उठाया कन्वर्जन मैंने। हो जाएगा सबके पास, सिर्फ वो वाला कन्वर्जन एक ही वजह से मैं नहीं इंक्लूड कर रही, नंबर ऑफ स्टेप उसमें ज्यादा है। आ गया सबके पास ये कन्वर्जन। इस पे बहुत कहानी हो चुकी है, हीट कर दो 0 डिग्री से ऊपर ले आओ 4, 5, 6 डिग्री, अपने आप क्या बन जाएगा, फिनोल, ये हम रट चुके हैं। लेकिन इसमें कहां आपको दिक्कत आ सकती है, जो लास्ट क्लास में बात भी, और मैंने कहा था दोनों कंडीशन में आप OH लगाएंगे, अगली क्लास में बात होगी। हीट के साथ वार्म
लिखा है एक ही बात है, हीट दे वार्म दे। यहाँ वाटर लिखा मिले तो फैलने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ सॉल्वेंट में ही हो रहा है, मीडियम में ही हो रहा है। पिछली क्लास तक हम क्या कह रहे हैं भाई, एरोमेटिक वाला जो है वो डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा बट आइस कोल्ड वाटर टेम्परेचर पे, इतने ठंडे पे। जहां आपने थोड़ा सा भी वार्म कर दिया टूट टाट के फिनोल बन जाएगा, आपको पता है। तो वो OH कहां से आ रहा है, वो सॉल्वेंट से आ रहा है। सो ये मत कहना आपने वाटर तो दिया नहीं था, वैसे ही बन रहा था, या वाटर देना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ वार्म और हीट से भी फिनोल बन रहा है, साथ में वाटर दे दो और बढ़िया ज्यादा यील्ड आ जाएगी, बस बन जाएगा। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके, तो ये तो था बट लिस्ट तो लेके आनी थी मेरे को, जिसका मैं वेट कर रही थी। एक आखिरी रह गया था NO2। फिर देखिए रिपीट है, नोट करिए, शायद नोट करते करते आपको फिर से वो HBF4 वाली बात समझ आए कि ये दोनों मेरे को इनडायरेक्ट करने पड़ गए। फ्लोराइड भी मेरे को इनडायरेक्ट लगाना पड़ गया और HBF4 भी मेरे को इनडायरेक्ट लगाना पड़ गया। नोट या लर्न, जो भी आप करना पसंद करें। फ्लोराइड लगाना था तो मेरे को यहां आके कुछ डिफरेंट करना पड़ा, पहला स्टेप तो सेम है। वहां पर तो आपका N2 तो लिविंग ग्रुप है, उससे तो निकल जाना है। अब BF4 को नेगेटिव को यहाँ पे सोडियम मिल गया, NaBF4 वो बाहर निकल गया, NO2 इधर आ गया, बिल्कुल वैसे जैसे फ्लोराइड लगाया हमने, कुछ कुछ। नोट करिए, ऊपर वाला फिनोल तो चलो आपको पता ही है, डू दिस और नोट करके समझिए। आखिरी चीज हमने क्या करी, N2 की जगह NO2 लगाया, अगेन वाया HBF4। रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप। अब तक तो आप देख रहे हैं डायएजो ग्रुप इतना अनस्टेबल था, कुछ भी मिले सामने टूट के बाहर। क्यों अनस्टेबल था, क्योंकि N2 निकलने को तैयार है, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। तो इसमें रिटेंशन वाला मैं आपको एक बता रही हूं, ये देखिएगा। अगर आप ये डायएजोनियम सॉल्ट इसको रिएक्ट कराते हैं सपोज फिनोल से, या रिएक्ट कराते हैं अमीन से, एरोमेटिक अमीन, और वो भी कौन सा, एनिलिन। पहले एक बार देखना, उसके बाद नोट करना, क्योंकि ये आखिरी है रिएक्शन, इसी का डिटेल बचा है जो बचा है मेरे पास। अब हुआ क्या, N2 ग्रुप का रिटेंशन का मतलब N2 बाहर नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर, देखिएगा। फिनोल की पैरा पोजीशन पर भी H है, सभी पोजीशन पर H है, बट पैरा वाला H, ये दोनों बाहर निकले। सिमिलरली इसके नीचे भी मैं एक और डायजोनियम अगर बनाऊं, यहां पर भी इसके पैरा पे H, यहां पर भी ये निकलेगा। पहले तो इसे समझिए कि पैरा पोजीशन, किसकी पैरा पोजीशन, फिनोल की, OH की मतलब, और एनिलिन में NH2 की पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन, डायजोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो भी लेंगे उसके हेलोजन के साथ कंडेंस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। पीछे क्या बचा वो मैं आपके सामने बना रही हूं, दिस। और अब मैं N2 ओपन करके बना दूं क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट है। सी द कॉन्जुगेशन। मुझे आप बताइए इसमें कितने डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में हैं। फर्स्ट इक्वेशन के प्रोडक्ट में शिवम, अंगद, कितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है मेरी आज की DPP का, कि इसके रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, 7, 6 कुल मिला के दोनों बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड्स और बीच वाला ये कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व। इतना ज्यादा अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आपको मिलता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी फास्ट कलर्स। तो ये जितनी भी डाइज आप देखते हैं ये अक्सर एजो डाइज हैं, ये हम लोग लैब में बनाते हैं। बनाई हमने क्लास 12th में, हमारे एक्सपेरिमेंट था कि आप एनिलिन को इससे कैसे डिफरेंशिएट करो। अगर आपका भी बोर्ड का या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट एनिलिन विद फलाना कुछ और, तो दोनों ही प्राइमरी दे दिए, राइट एक दे दिया एनिलिन और एक दे दिया इथेनमीन, आपके पास डिफरेंशिएट करने को कुछ नहीं है, दोनों प्राइमरी है, दोनों साइनाइड टेस्ट देंगे, दोनों प्राइमरी है, हिंसबर्ग के साथ दोनों सेम बिहेव करेंगे। एनिलिन को
दुनिया के किसी भी चीज से अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, आप सिर्फ एनिलिन के अंदर डायजोनियम क्लोराइड मांग लो, सॉलिड होता है, लैब में मिलता है, डाला, डालते ही इतना फास्ट कलर मिलता है कि अगर गलती से वो हम लोगों की व्हाइट यूनिफॉर्म जो हुआ करती थी उस पे 2 छींटे गिर गए उसके, वो 6 महीने तक येलो कलर नहीं जाता था, बिकॉज इट इज डाई। डाई का मतलब ही है कपड़े को पकड़ना, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेना। सो दीज are very bright yellow and orange colored azo dyes and confirmatory test for what? फिनोल के लिए भी हो सकता है फिर तो ये, yes। फिनोल के टेस्ट कराते वक्त हमेशा मैंने कंजूसी की है आपको कि आ जाएगा करेंगे। सो अब आप फिनोल में सबसे बड़ी समस्या एक ही है, वो भी नॉन एनसीईआरटी टेस्ट था कि आप FeCl3 से रिएक्ट कराओ तो पर्पल कलर आता है, जो एनसीईआरटी में है नहीं। तो एनसीईआरटी वाले क्या टेस्ट देंगे फिनोल का? तब तक आई वाज नॉट एबल टू आंसर यू एंड आई डोंट नो हाउ बोर्ड विल हैंडल इट, जब उन्होंने ऑर्गेनिक के 2 टुकड़े कर दिए अलग अलग टर्म्स में। तो फिनोल अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको फिर ये डाई टेस्ट करना पड़ेगा। यही वजह है इस रिएक्शन के 2 नाम हैं, एक तो है डाई टेस्ट, ऑरेंज एंड येलो कलर की डाइज बनती हैं। आई होप यहां की एजो डाई आप खुद बना लेंगे। ऑरेंज और येलो कलर की फास्ट डाइज बनती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाई टेस्ट। 2 रिंग्स इसमें कपल हुए, इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग टेस्ट, डाई टेस्ट, कुछ ही नाम दीजिए, दीज आर एजो डाइज। इसमें डायजोनियम ग्रुप रिटेन हुआ है, लूज नहीं हुआ। तो चलिए अब कुछ कन्वर्जन करते हैं। मैंने नीचे कर रखा है, मैं चाहती नहीं आप देखो, सोचो, कर लोगे मुझे लगता है। एक चीज मैं बताऊंगी जो आपको नहीं पता क्योंकि अभी एक चैप्टर नहीं किया, इससे ये कैसे बनता है ये मैं आपको बता दूंगी। मतलब आप ये वाला पार्ट मत करिएगा, आप ये सोच लीजिएगा कि ये मैंने बताना है, बाकी का काम करिए आप। CH3 से COOH, माई जॉब। जब भी वो करना है मैं अभी बता देती हूँ। इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हालांकि आपको पता है स्टिल मैंने अभी तक एसिड चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसीलिए K2Cr2O7 आप दोगे तो यही होता है, जो आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड बना देता है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है वो। इसको जब यूज करना हो ये वाला यूज कर लीजिए। बाकी का कन्वर्जन सानवी स्टार्ट करो। NO2 गायब करना है, हाँ प्लीज। देखो इतनी लंबी चौड़ी भूमिकाएं नहीं, देना है तो दो। FeHCl से क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, उससे बन जाएगा NH2, परफेक्ट। अगर मैं इससे NH2 बना लेती हूँ FeHCl से, फिर उसके बाद मैंने NH2 बनाया, सोचो यार ये तो ऐसे रैंडम हो गया, ये कन्वर्जन नहीं हुआ ये, और ऐसे ऐसे नहीं, फिर तो कुछ भी आप कह दो। अगर आप NO2 की साइड गए तो आपको क्या सोचना है, इसको गायब करना है। तो पहले तो आपने NH2 बनाया, उसके बाद पहले ब्रोमीन डालूं, सब जगह नहीं ब्रोमीन लग जाएगा। आदित्य, हाँ जी, प्रिया, भाविनी, हाँ। पहले तो NO2 की जगह NH2, आई एग्री। उसके बाद डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन के बाद आपको पता है अब के इथेनॉल ले ले, पूरा N2Cl गायब करना है, H3PO2 की तो प्रैक्टिस हो गई थी, इथेनॉल लोगे, ये तो पूरा गायब हो गया। मैं नीचे बाद में बनाऊंगी, गायब तो तुमने कर दिया बेटा जी, यहां भी तो कुछ लाना है। कोई नहीं, अभी भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। क्यों? CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, राइट और NO2 इज वेरी गुड मेटा डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले तो NO2 का फायदा उठाओ, उसको ब्रोमिनेटिंग एजेंट दो, और उससे पहले तो लगाओ यहां पर Br, फिर इसको करो गायब। ये तो मैंने बता ही दिया। अब इसको ध्यान से नोट करिए, एनसीईआरटी का है, कहीं नहीं बाहर से लाई मैं। अब देखिए मैंने कर रखा है चेक, नहीं मैंने NO2 पहले लगाया ही नहीं है, करा ही नहीं है Br, गलत किया है, नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग। जो आपने बताया वही सही है, जोर से बोलो पारस। हाँ वो गलत है, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैसे माइनर ले लूं, इट्स रॉन्ग।
पहले आप लिखिए, अब मेरे साथ करिए बच्चों प्लीज। Br2, ठीक है, विद FeBr3, उससे मेटा पे नाइट्रो जाएगा, मेटा पे Br जाएगा। आप अपनी कॉपीज में करिए, मैं यहां सजा धजा के करती हूं। अब आपको पता ही है, आपने बता ही दिया। ये हुआ NO2। फिर अब वो FeHCl या SnHCl जो आपको पसंद आए, और उससे क्या होगा, उससे होगा इधर NH2, और NH2 के बाद आप जानते ही हैं डायजोटाइजेशन करना है मुझको, तो यहां पर किया। मैं सिर्फ डायजोटाइजेशन के लिए HNO2 लिख रही हूं। आई होप इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इधर आ गया N2Cl, और N2Cl के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, जो याद करना है वो पहले लिख लो, H3PO2 या इथेनॉल, जो भी आपको याद करना की जरूरत लग रही है उस हिसाब से। तो मैं यहां ETOH लिख दूं। अब आखिरी स्टेप था दिस, K2Cr2O7, KMnO4 भी लिख सकते हैं, दोनों स्ट्रांग है, कोई भी लिख दीजिए जो आपको पसंद आए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जहां भी मेटल है उसको हटाने के लिए H3O पॉजिटिव लिखना जरूरी होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आए या K2Cr2O7 आए, KMnO4 आए, इन सब जगह इसके साथ वाटर लिखना कंपलसरी होता है। ग्रिग्नार्ड में भी आप देखते हैं वाटर लिखा जाता है, मेटल आया तो आपको वाटर लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, COOH, और यहां क्या हो जाएगा, Br। चेक जी। सॉरी, कौन से स्टेप में गलती हुई, पहले स्टेप बता। एक्टिवेटिंग ग्रुप बताएगा, तो अब होल्ड इट। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है ये भी, और आप भी ठीक कह रहे हैं, दोनों से ही सेम आएगा, बिल्कुल सही चीज पॉइंट आउट करी। गुड, एब्सोल्युटली राइट, आप अपने तरीके से कर लो, ठीक है। वो भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। देखना कहीं स्टेप का कम ज्यादा ना हो रहा हो, बस वो चेक करो। लिखो इसका ऑल्टरनेटिव सभी लोग, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए यार। हमारे रिएक्शन में कमांड कब आएगी, तभी तो आएगी, कॉन्सेप्ट्स में कमांड कब आएगी। इसके स्टेप्स गिनो। और मैं दूसरा रूट क्या कह रही हूं, मैंने यहां पे अभी अपने हिसाब से चेंज किया, ठीक है, कि जब एक ही के अंदर डोनेटिंग और विड्रॉइंग दोनों मौजूद हो, किसकी चलती है, डोनेटिंग की। तो अगर मैं नाइट्रो का फायदा ना भी उठाना चाहती, सीधे ही पहले ब्रोमिनेशन करती, तो भी इधर आता, राइट, तो भी यहीं पर आना था। तो एक बार कर लो, उससे कितनी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी हमको। करो, लाओ उससे अरे भाई कर लो, सेम है लेकिन कितनी अच्छी रिटेंशन हो जाएगी। दैट आई वांट ना, मैं पहले स्टेप में नहीं करवाना चाह रही उस चीज को अफेक्ट, कोई करना चाहिए जिसको भी, जिसको लगे। एक बार क्लैरिटी से कर लो, क्या कोई बदलाव आ रहा है कहीं पर तो मुझे बताओ, ताकि आगे से ऐसा क्वेश्चन उठे आपके दिमाग में तो आपको पता चल जाए क्या करना है। कोई कम ज्यादा यील्ड का कन्वर्जन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पूछे। पॉइंट यहाँ ये चल रहा है, आपके पास मिथाइल है, आपके पास नाइट्रो है, नाइट्रो के हिसाब से चलोगे तो भी मेटा पे आएगा, मिथाइल के हिसाब से चलोगे तो इसका ऑर्थो पे आएगा, क्योंकि पैरा ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, कहीं कोई बदलाव नहीं आया इससे। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मैं इसको थोड़ा टाइम देना चाह रही थी कि एक ही ने क्यों सोचा, बाकियों ने क्यों नहीं सोचा, ये कि जब दो ग्रुप्स हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सही जगह लगाना भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। आई एग्री, उससे भी सेम ही आना है, इसलिए देयर इज नथिंग टू फाइट, बट थिंक, ये एक ने सोचा, ये सबको सोचने की अब आदत डालनी है। मेरे को कितनी देर लगती है यहाँ कुछ ऐसा और यहाँ कुछ ऐसा बदल दूं, तो वो कॉन्सेप्ट की आदत डालिए। ऑल दो कोई रत्ती भर चेंज नहीं आएगा, ना स्टेप्स में ना मेथड्स में, दैट आई एग्री। किसी को लगे तो करना, कुछ बदलाव आ रहा हो उससे तो करना। आ गया सबके पास ये कन्वर्जन, एवरीवन, चलिए। बहुत डायरेक्ट है, इसलिए नथिंग टू हाइड, चेक। एक तरह से रिएक्शन ही है पूरा, कि मेरे को क्या करना था,
मिथाइल एनिलिन, लेकिन 3 दिया, उससे क्या बनाना था, 3 नाइट्रोटोलुइन। तो ये कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट था। मेरे को ये पता है 3 मिथाइल एनिलिन 3 नाइट्रोटोलुइन। इस हिस्से को आपको याद हो, मैंने बताया था टोलुइन समझ सकते हो आप। एक आदत डली पड़ी है बच्चों को, सबको, हम सबको भी। टोलुइन तो एक ही नजर आती है चीज, यहां CH3, इधर उधर CH3 हो तो टोलुइन आदत ही नहीं पड़ती। तो कहीं पर भी CH3 लगा है बच्चों, उसको आप टोलुइन मानिए। ये कन्वर्जन मेरे को यहाँ बोर्ड पे क्यों लिख के रखा हुआ है मैंने, इसमें बच्चों को काफी गलती लगती है, इसी वजह से कि टोलुइन कौन से ग्रुप को क्या करना है। तो इफ मैंने इसको ऐसे लिख के दिया है तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप देखिए ऊपर नाम दे रखा है, आपको पहले स्ट्रक्चर सही बनाना होगा जो भी प्रोडक्ट है। चेक, कुछ है ही नहीं खास। मेरे को क्या करना था, NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना था, बाकी सब सेम रखना था। NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना पता है जी, रिड्यूसिंग एजेंट दे दो। लेकिन यहां NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना, अगेन डायजोनियम बनाया और उसको उसी रूट से जो अभी करा के आई हमने NO2 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। नीचे वाला देखिए और खुद करिए, अगर ये सबके पास हो गया तो। ये NCERT के अच्छे कन्वर्जन उठा के लाई हूं मैं, ये खुद करिए नीचे वाला। एनिलिन से 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था मैंने ये। देना मेरे को सहज, प्रज्वल, शिखर, थोड़ी हेल्प करो इसमें। सोचो क्या करोगे। एनिलिन बनाओ कॉपी में, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाओ, तब दिमाग चलेगा देख के क्या हटाना है, क्या लगाना है, क्या कहाँ लाना है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। क्यों निहारिका, क्या करूं शुरुआत। एनिलिन का स्ट्रक्चर बनाओ, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाओ। कोई ऐसी चीज है जो गायब करनी है। एन NH2, तो NH2 गायब करने का बढ़िया तरीका है डायस्ट्राइजेशन और H3PO2। लेकिन पहले ब्रोमिनेशन कर दे। ब्रोमिनेशन करने से क्या फायदा है, तीनों जगह पे एक साथ आ जाता है। फिर NH2 को गायब कर दीजिए, बस लीजिए। मतलब पहले तो आपको तीनों जगह BR लगा के उसके बाद NH2 को कैसे गायब किया। यहां मैंने 1 और 2 लिख दिया है, वैसे ही अलग अलग स्टेप में मैंने अपना टाइम बचाने के लिए लिख दिया, बट ये अलग अलग स्टेप गिने जाएंगे। दिस एंड दिस, 2 डिफरेंट स्टेप्स। आई जस्ट सेव्ड माइन और योर टाइम ऐसे लिखने के लिए। आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। तो ये कन्वर्जन NCERT के हैं, सारे नहीं ले रही, लेकिन जो थोड़े से मेरे को दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि आपको थोड़ा हेल्प चाहिए, सिर्फ वही वाले ले रही हूँ, बाकी तो अगली क्लास के मॉक टेस्ट में हो जाएगा। ये मेरे को एक JEE का क्वेश्चन मिला था, मैं कुछ प्रिंट लेके आई हुई थी पास्ट ईयर्स के। अब आप करने लायक हो, चलो ढूंढो R क्या है। अभी S क्या है मैं वो भी बता देती हूँ आपको, मुझे पता है। पहले जरा रिएजेंट्स देखो, सिर्फ क्या क्या हो रहा है सोचो। आप खुद ही मेरे को बता दोगे R और S क्या है। क्वेश्चन आधा अधूरा नोट किया हुआ है, मैं पूरा कर देती हूँ। जो ये क्वेश्चन है एक्चुअली में, दिस क्वेश्चन हैज अ बिग कॉम्प्रिहेंशन, 4 हैं उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे S निकलवाया गया, कोई और ही क्वेश्चन है, R और S मतलब S बनवाया गया। अगले क्वेश्चन में S से R बनवाया गया, तीसरा इसके आगे है, तो ये कनेक्टेड सा है। अब आप मेरे को R दीजिए, मैं वेट कर रही हूं। बना लो बना लो बना लो, कॉपी में बना लो एवरीवन, जल्दी नहीं, गलती ना हो। अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है मुझे पता है। पहले मैंने दिया SnHCl, उससे बना NH2, उसके बाद Br2 एक्सेस वाटर। तो NH2 के तीनों लोकेशंस पे Br लगा दीजिए। तो सेकंड के बाद क्या बना वो बता रही हूं मैं आप लोगों को, देखिएगा। यहां एक बार देखना, किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन है, पहले तो यहां NH2 आया होगा, इधर का Br एज इट इज है, और जब मैंने इसे ब्रोमीन वाटर दिया तो यहां और यहां Br आए होंगे, राइट। उसके बाद मैंने डायजोटाइजेशन किया, उसके बाद मैंने H3PO2 दिया, ये होना चाहिए यार।
यस मैम कह दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। नलायकों तो आ जाना चाहिए थे, तो मैं अपने लिए कर रही थी, इसमें था क्या अब पता है मुझे। लेकिन कुछ लोगों की आवाज आई, अच्छा, तो मुझे लगा कि मेरे को करना चाहिए, बट एनीवेज ये अटपटी लगती है चीज, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 3 पार्ट से तीनों बहुत इजी लगे, मैंने एक चूज कर लिया, बाकी 2 मॉक टेस्ट के लिए रख लिए मैंने, कि बाकी 2 मॉक टेस्ट में दूंगी। एक करा के ये पता लग गया, ये सबसे छोटा यही था जिसमें 6-6 है ना, वो मैंने मॉक टेस्ट के लिए रखा है। 4 मैंने यहाँ करा दिया, 5 और 6-6 वाले मैंने मॉक टेस्ट के लिए रखे, सेपरेट क्वेश्चंस, कि आपको थोड़ा जिगरा खुले तो सही। जब ये कर सकते हो तो इसके आगे 2 और चीजें लिख देती, वो भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब टू एंड, जो बेसिसिटी में उस दिन कुछ आपने देखा था, कुछ लोचा हुआ था, और जिसके लिए मैंने कहा था आई एम बोरोइंग टाइम, मैं इसको आपको ढंग से कराऊंगी जब तक उस जैसे 2-3 केस और ना मिल जाए। ठीक है, सो गोइंग टुवर्ड्स दैट लास्ट थिंग इज, there is something which we need to remember when we are dealing with basicity, but it is very upper edge. तो ये अपर एज है, तो मान के चलिए इसके लिए पहले नॉर्मल बेसिसिटी आप सबको आनी चाहिए। यहां पर कुछ ऐसी क्रिस्प चीजें हैं जो थोड़ी हम लोगों की यूसेज कम रहा है, तो आज के लिए उसको रख लिया। कहीं पर भी अगर आपको सॉल्वेंट जो है, उस दिन हम इसी चीज में फंसे थे, एक्वस लें कि ना लें, गैशियस लें तो कुछ और आंसर आ रहा है, एक्वस लें तो कुछ और आंसर आ रहा है। मेरे पास कुछ क्लियर कट नहीं था, तो मेरे को कुछ किताबें पढ़नी पड़ी, कुछ नोट्स पढ़ने पड़े। अगर सॉल्वेंट नॉन एक्वस है, जैसे कि ईथर, CCl4, बेंजीन, कुछ भी, तो उसमें हाइड्रेशन सॉल्वेशन वाला कोई फंडा नहीं लगेगा। वो जो एक्वस मीडियम वाली 3 शर्तें थी वो नहीं लगेंगी। आपका आंसर जो भी गैशियस ट्रेंड है उसके हिसाब से आएगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहती, आपको पता है गैशियस में तो सिंपल यही था, अमीन्स की बेसिसिटी में चिपका देना यही। दूसरी चीज, ये मैंने उस दिन आखिरी ये था, बट टाइम बचा नहीं था, प्राकृति ने तो मेरे को नोटिस करवाया भी था कि मैम लास्ट ईयर आपने ये चीज ली थी, तो ये मैं थोड़ा डिटेल में लेना चाहूंगी। 2 कॉन्सेप्ट मर्ज नहीं करती मैं। स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए मैंने क्या इफेक्ट बताया बेसिसिटी वाले दिन, कुछ नाम लिया था उसको, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या कर देता है भाई, 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड CH3 थे जो देना चाह रहे थे, फिर भी यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग हुई, तो इसको मैं सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस वर्ड दे दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सब कुछ होते हुए भी बेसिसिटी इसमें नहीं है। इसके अंदर क्या है, वाई इट इज गुड बेस, क्योंकि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो एक प्रोटोन आके एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। यहां से एक कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, सर कब लगाया जाएगा, स्टेरिक इंटरफेरेंस या इनिबिशन ऑन रेजोनेंस। पहली कंफ्यूजन जो हमने +1 में भी डिस्कस किया हुआ है, यहां SIR नहीं लगाया मैंने कि स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अभी तक आपको पता ही नहीं है स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता क्या है। अभी तक तो आपको एक ही इफेक्ट पता है, विच इज स्टेरिक हिंड्रेंस या ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट के साथ आप ये तो दे लोगे, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक केस अब मैं आपके पास लेके आती हूं, वो है ये। यहां मैं स्टेरिक इनिबिशन सिखाने की शुरुआत अब करती हूं, तब जब तक तो ज्यादा पता नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं होता। यहां तो आप कहते मैम ये लाए क्यों, तो पता था हमको ऑर्थो इफेक्ट लगना है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कम बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा, इसके लिए इतनी रामायण क्यों गाई है मैंने, वो अब समझ आएगा जब मैं आपको ये केसेस देती हूं। ये सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है, कैन समबडी अटेम्प्ट। एक्चुअली ऊपर हमने जो रीजन दिया वो पहले भी पता था, बट आज ये 2 केसेस क्यों लाई अब समझ आएगा, SIR इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये लोन पेयर हम मानते हैं अब तक तीनों केसेस में बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट को चेक करिए, जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने लगती है तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इतने ये तीनों बड़े बड़े ग्रुप्स जो मैं बताने लगी थी, बेंजीन के साथ एक प्लेन में नहीं होते। रेजोनेंस की सबसे बड़ी शर्त, घूमने वाले लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये NH3 का N इस प्लेन में नहीं रह पाता, उसको इन दोनों से इतनी भीड़ मिलती है कि ये अबाउट द प्लेन आ जाता है। जब ये स्क्रीन से बाहर आ गया, ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ सेम प्लेन में आया ही नहीं, पार्टिसिपेशन बिकम्स वेरी लेस, और इसमें पार्टिसिपेशन बिकम लीस्ट। तो ये अगर स्टेटमेंट या असर्शन रीजन, और इस पे अच्छा क्वेश्चन आप एडवांस लेवल पे देखते हैं, जेई में और नीट में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन 5-7 बनते हैं उनमें देखते हैं, ये लोन पेयर इधर आया ही नहीं।
क्यों नहीं आया? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये एन प्लेन से बाहर आ गया, इतनी भीड़ में मेरे से नहीं रहा जा रहा, मैं प्लेन से बाहर आ रहा हूं, अब मेरा लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ प्लेनर है ही नहीं, नो पार्टिसिपेशन ऑफ रेजोनेंस। सो यहां पर आपकी रीजन वो नहीं होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन और टर्शरी, मिलना ही नहीं चार स्टेटमेंट में, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मिलना ही नहीं आपको अपना आंसर। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहां कहां हो सकता है? जहां भी ऑर्थो पे भीड़ भाड़ दे दी, स्टेरिक इनहिबिशन होगा। आप सोच रहे हो कि इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ इन्वॉल्व है, नहीं। और मेरा बस चलिए बीच वाला ना होता तो मैं डबल एरो लगाती कि इसमें तो पूरा गया रेजोनेंस में, तो बीच वाला ना होता तो मैं इसमें डबल एरो लगाती। बहुत ज्यादा बेसिक है। क्यों बहुत ज्यादा बेसिक है? हाइपर कॉन्जुगेशन से नो, रेजोनेंस ही नहीं हुआ, तो ये तो अमीन्स में भी सबसे ज्यादा बेसिक वाला बन गया टर्शरी अमीन। इसको तो टर्शरी अमीन की निगाह से देखना पड़ेगा मेरे को। अब इन दोनों पॉइंट्स को नोट करिए। ये उस दिन डिस्कस होना था और एक दो क्वेश्चन हमारे अटके थे, वो अगली स्लाइड पे है। तो यहां पर SIR का प्रॉपर मतलब आपकी कॉपी में आना चाहिए। इस वाले केस में N का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है और इलेबोरेट कर देती हूं। नॉट इन सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन में नहीं रहे। लोन पेयर और रिंग का पाई क्लाउड सेम प्लेन में ना होने की वजह से अब ये एनिलिन की तरह, एरोमेटिक अमीन की तरह बिहेव नहीं कर पाया, ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, उससे भी अभी तक हमारा काम चल रहा था, बट इट इज रॉन्ग। करेक्ट रीजन पता होना आपको पता है, बहुत जरूरी है। अब इसे नोट करिए। These two are very important point. Two more points जो लास्ट टू लास्ट में हमारे अटके थे, वो केस भी लेके आ रही हूँ, कर लेंगे। लेकिन उसको अब लास्ट एक और चीज जो भाई बहुत समस्या आई थी लास्ट क्लास में, एक्वा है कि नहीं है, मैं क्या करूं जब क्वेश्चन में, और ये क्लियरली मेरे उन हैंड रिटन नोट्स जो मैं लास्ट ईयर भी दिए थे और अभी भी दूंगी जब GOC रिवाइज कराऊंगी, उससे पहले नहीं, वहां मैंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है अगर कुछ भी ना दे रखा हो सॉल्वेंट के बारे में तो क्या करेंगे। दे ही नहीं रखा कुछ कि गैशियस है कि क्या है, सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, इसी पे अटके थे लास्ट क्लास में। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में यही होगा, सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होगी, पहले ही बता दूं। आप वही वाला लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें और रायता मत फैलाना। Whenever nothing is mentioned about solvent, आप ये भी सोच सकते हो इट मींस वो पक्का एक्वस है। जब मेंशन ही नहीं कर रखा तो हम उसको क्या लेते हैं, एक्वस। हमने लास्ट उस दिन कंफ्यूजन के बाद NCERT को चेक किया, NCERT बैक एक्सरसाइज ने भी यही कर रखा है, इन टेक्स्ट में भी यही कर रखा है। गैशियस तो बता रखा है, अरेंज दीज अमीन्स इन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैशियस, एक्वस के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। तो वहीं से शायद जेई नीट ने पकड़ा है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप कौन सा वाला ट्रेंड लेंगे? कोई मेरे को याद दिलाएगा 213 किसके लिए था? मिथाइल के लिए। तो इसको तो क्यों ही लिखूं मैं यहाँ पे, ये तो सिर्फ मिथाइल के लिए था, तो आई शुड नॉट राइट दिस मिथाइल। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि मैं कहां से ला रही हूं बात को। तो जब भी कुछ नहीं मेंशन्ड है तो अब आप कौन सा यूज करोगे? 231 वाला लॉजिक। उसके बाद हम इसमें फंस गए। अब इसमें कैसे फंसे? वो एक इंफॉर्मेशन मेरे एंड पे देने में गलत हुई। पहले तो ये हमारे यही दो केस गलत हुए थे जितना मेरे को याद है, कॉन्सेप्ट सेम लग रहा था दोनों तीनों में जिसमें हम गलत हुए थे, तो अब आप सब में सही हो जाएंगे। पहले इजी वाले को समझते हैं, चेक। इसमें सबसे पीछे किसको रखूं बता दोगे? बट फिर भी फोर्थ को, तो वो तो मेरी फाइट ही नहीं थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का ट्रेंड देने से पहले एक इंफॉर्मेशन जो नहीं दी गई थी, डोंट गिव मी आंसर्स प्लीज। मुझे पता है 231 से आ जाएगा, अगेन मैं कह रही हूं मेरे को सही लॉजिक भी पहुंचाना है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं तो फंस जाऊंगी उससे। वो बहुत अच्छी बात लिखी है 231, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन वो लॉजिक क्या है अब समझिए। जब भी आप देखते हैं ऐसे नाइट्रोजन जो ब्रिज बने हुए हैं, ये ब्रिज नाइट्रोजन है, देखिएगा ये ब्रिज नाइट्रोजन है इस केस पे, और ऐसे नाइट्रोजन जो साइक्लिक है, क्या नीचे वाले केस में साइक्लिक है? दिख रहे हैं साइक्लिक नाइट्रोजन जो साइकिल का हिस्सा हो। ये नाइट्रोजन में लोन पेयर बहुत स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये रिजिड होते हैं स्ट्रक्चर्स, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसका रोटेशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका लोन पेयर फिक्स है, जहां होगा हिलेगा नहीं, इसीलिए प्रोटॉन को डोनेशन बहुत आसान हो जाता है जब डायरेक्शनल होता है। प्रोटॉन को पता यही आना है,
सेम गोज फॉर साइक्लिक। साइक्लिक वालों के लोन पेयर बिल्कुल रिजिड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, यू रोटेशन तो पॉसिबल ही नहीं, टूट जाएगा। उनमें डोनेशन हमेशा इजी होता है, मैंने ये बात लिखने की कोशिश करी। ब्रिज नाइट्रोजन हैज मोर फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर विच इंक्रीजेस चांस ऑफ डोनेशन टू H+। सेम गोज फॉर साइक्लिक। यहां आपका इसका सहारा लिए बिना भी 231 से हो रहा है। मैं इसीलिए नहीं लाई, मैं ये भी बोल सकती थी मैंने सही कराया था, एक्वस में लगा लो, बट पॉइंट मेरे सही साबित होने का नहीं है, पॉइंट सही इंफॉर्मेशन आप तक जाने का है कि यहां पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 231 हमारा खोजा हुआ जुगाड़ है, आज से 3-4 साल पहले हम बहुत बुरी तरह फंसे थे, तो हमने एक जुगाड़ ढूंढ लिया, 231 से तुम्हारे सारे आंसर सही होंगे, बट इट डजंट मीन कि वी शुड लैक कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर अब मैं अगर लगाऊं ट्रेंड, 231 से लगा लिया मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन अब जरा वो ब्रिज वाली बात को मैं सोच के देखूं, तो जहां पर भी कंपैरिजन हो, अगर कोई चीज ब्रिज में है तो उसको कंसिडर आप करेंगे। तो 231 से आपने इसमें लगाया, उसके बाद क्या मैं आपको ये पूछूं, इसमें ये कौन से वाला था बच्चों, सेकेंडरी। 231 से आपने इसको किया, ये साइक्लिक है, ये ब्रिज है। साइक्लिक और ब्रिज में स्टेरिक फैक्टर्स भी मायना रखते ही रखते हैं, तो साइक्लिक और ब्रिज में फिक्स्ड थी, तो उस हिसाब से अगर मैं चलती हूं तो मेरे को अब कहने का मौका मिलता है प्राइमरी सबसे पीछे क्यों था, इसका लोन पेयर फैला हुआ था रोटेशन में, प्रोटॉन को ढूंढने में बहुत देर लगी, राइट, इसीलिए सबसे पीछे। कोई रिंग थोड़ी था, एनिलिन थोड़ी है ये। और इन दोनों में किसका सबसे ज्यादा रिजिड या कम रिजिड, और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों। तो आप आंसर तो 231 से ले आए, लेकिन आपको अगर कोई स्पेसिफिकली पूछे कि ये इस फर्स्ट से कम होने का वजह या फर्स्ट का ज्यादा होने का वजह, दोनों फैक्ट कहीं भी काम आ सकते हैं कि अगर साइक्लिक है तो उसमें चांस है, इसीलिए ये दोनों इससे आगे थे। पॉइंट इज दिस। और इन दोनों में आपस में अपने 231 से आप निकाल रहे हैं स्टेरिक फैक्टर्स वगैरह वगैरह। इसके बाद इसमें सोचिए, आंसर दीजिए मेरे को, वही 2, 3, 1 और 4। मैंने 231, सॉरी मैंने तो वो वाला 231 लिख दिया, उस हिसाब से बताइए भाई सेकेंडरी कौन से वाला है, 2 ही है इसमें, अच्छा किया ही वही है मैंने, ओके ओके ओके। आंसर आपका 231 से आ रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कभी कोई किसी एक के लिए आपसे रीजन पूछेगा, आपको ऑलवेज पता होना चाहिए, जो मैं अब आपको लिख के दे रही हूं, साइक्लिक अमीन्स are always more basic than एलिसाइक्लिक अमीन्स। मुद्दा ये पहुंचाना है आपके पास, बस आंसर तो इसका आया पड़ा था बिना इतनी बात किए भी। साइक्लिक अमीन, और अगर दोनों ही सेकेंडरी दे दे फिर क्या करोगे, यहां तो बाई चांस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी था, इसीलिए शायद आपको जरूरत ना लगे मैम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है, हमारा कंफ्यूज कर रही है, आ तो रहा है आंसर। बट अगर मैं मॉक टेस्ट और टेस्ट में इस बात को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करूं कि दोनों सेकेंडरी दे दूं, तब क्या करोगे तुम, ले आओ 231, तब आपको देखना है साइक्लिक अमीन हमेशा ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू एलिसाइक्लिक। क्लियर एवरीवन? आ गया सबके पास बेसिसिटी का ये भी, यही दो हमारे केसेस गड़बड़ हुए थे, तो 231 से आंसर तो हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिए और जाइए, नहीं रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी से। जवाब दीजिए दोनों केसेस में, ऊपर वाले केसेस में तो, नीचे वाला तो दिख रहा है, मैं कराऊंगी। प्रोसेस का नाम एसाइलेशन, ये क्यों और कहां यूज होती थी, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्यों करना है मेरे को, हाईली एक्टिवेटिंग होने की वजह से, कुछ भी मेरे को सब्स्टिट्यूशन करना है तो पहले प्रोटेक्शन करना है। तो ये तो मैं लिख भी नहीं रही, तुम लोग लिख लोगे, ये तो सिर्फ इसलिए लाई कि मैं क्वेश्चन समझा सकूं मैं पूछना क्या चाह रही हूं। तो ये जिसको आता होगा वो यहां सोच पाएगा। इधर क्या हुआ था बच्चों, लास्ट क्लास तो सारी इसी पे गई थी, HCl पे। अगर मैंने आपको COCl2 दे दिया, 2 Cl है, 2 H मांगेंगे, तो 2 एनिलिन से 2 Cl निकाल दीजिए, 2 H निकाल दीजिए, एक एक H, 1 ईच, क्या बन के आएगा, ऐसे क्वेश्चन अब थोड़े थोड़े आपको क्रिएट करने आने चाहिए, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। क्रिएट नहीं, सॉरी, आंसर क्रिएट करने, ये वही किया, एसाइलेशन का सिंपल लॉजिक हो ही वो रहा है। अच्छा, किसी को यूरिया का फॉर्मूला पता है, कुछ दिख रहा है यूरिया जैसा ही,
अगर कोई मेरे से यूरिया मांगे तो मैं यूरिया का फॉर्मूला ये दूंगी, यूरिया के एक एक एच की जगह फिनाइल ही तो लगा, डाइफिनाइल यूरिया। ये एक सिर्फ, ठीक है, डाइफिनाइल यूरिया मैं नहीं कह रही थी कि एकदम से आपको आता। इस रूट पे जा पाना, इस तरह का सोच पाना, थोड़ा थोड़ा अब शुरुआत करिए इस चैप्टर के एंड में, जब आप डीपीपी करेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग मॉक टेस्ट, कि एक बार आपका मॉक टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन और जब ऐसे ही आएंगे आपका हाथ खुलेगा यही काम करने को। तो ये आपके पास मेरी तरफ से कंटेंट हुआ खत्म। अपर एज कह लीजिए, जेई एडवांस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। एक चीज मैंने अभी छोड़ी है, गुम्बर्ग रिएक्शन, राइट? है कुछ नहीं, डायोस्टाइजेशन इंटेंशनली छोड़ा है। इसको अगली क्लास में आपके साथ एक लाइन में डिस्कस करूंगी, मतलब है कुछ भी नहीं, बट थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछूंगी। जब आप लोग मॉक टेस्ट के लिए तैयार होके आए होंगे और मैं आपसे कोई ऐसी चीज पूछूं जिसमें आपको गट फीलिंग से आंसर देना हो, जैसे ये, पहले वो पूछ के फिर बताऊंगी कौन सा गुम्बर्ग है। रेडीमेड नहीं देना चाह रही, कि आपको पता तो है अब रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, तो आई ट्राई कि मैं आपसे वो करवाऊं पहले फिर नाम दूं।